वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर हमारा चल रहा है लेखांकन अनुपात, है ना। और लेखांकन अनुपात में हम पढ़ रहे हैं थर्ड वाला पोर्शन। चैप्टर का ये नाम है लेखांकन अनुपात। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अकाउंटिंग रेशो। और अकाउंटिंग रेशो के हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट था लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। दूसरा था सॉल्वेंसी रेशो, शोधन क्षमता अनुपात। और तीसरा वाला हम पढ़ रहे हैं अभी, थर्ड वाला ये पार्ट था। और थर्ड वाला पार्ट का नाम था आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आवर्त को तो बोलते हैं टर्नओवर, और क्रियाशीलता को बोलते हैं एक्टिविटी रेशो। ये जो रेशो का चैप्टर है ये कई जगह तुम्हारे काम आएगा, 12th में भी, है ना। आगे भी चलो तुम पढ़ोगे तो ये वाला पूरा चैप्टर तुमको मिलेगा, रेशो एनालिसिस। अब इसके जो हमारे पास पार्ट हैं, टोटल मिला के 9 पार्ट हमारे पास हैं, जिसमें से हम 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा पढ़ा? स्टॉक वाला पढ़ा है। दूसरा देनदार वाला, औसत संग्रह अवधि पढ़ा। जैसे देनदार होता है वैसे ही फिर लेनदार होता है, तो क्रम है इन सब के, है ना। आप चाहो तो सीक्वेंस याद रख लो, और सीक्वेंस याद नहीं रह पाता है तो कोई बात नहीं। तो हमने देनदार वाला पढ़ लिया, तो अब हम इससे अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे, नंबर 4 पढ़ लेते हैं हम। उसको बोलते हैं लेनदार आवर्त अनुपात। इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है। अब लेनदार का मतलब क्या है कि जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं या जिनसे उधार पैसा लेते हैं वो हमारे लेनदार बनते हैं। लेनदार ये मतलब हो गया। आवर्त का मतलब ये है कि हम उधार लिया जो पैसा है या फिर उधार लिया जो माल है उसका पेमेंट हम करने में सक्षम हैं या नहीं है, हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमको बताना होता है। जैसे देनदार का पार्ट होता है ना, औसत संग्रह अवधि, उसका मतलब होता है कि कितने दिनों में देनदार से पैसा वापस आ जाएगा। और इसका अगला पार्ट होता है लेनदार वाले का भुगतान अवधि का, औसत भुगतान अवधि, मतलब लेनदार का हम कितने दिनों में पेमेंट कर पाएंगे। पहले से यहाँ से ये पता पड़ेगा पेमेंट करने के लिए सक्षम है या नहीं है। दूसरा पता पड़ेगा कितने दिनों में हम सक्षम हैं। तो ये दोनों संग संग चलते हैं, है ना, औसत वाला अवधि वाला जो है। तो लेनदार आवर्त अनुपात का क्या, लेनदार कब बनता है? जब उधार परचेज करते हैं किसी से। देनदार में जब उधार सेल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो आएगा नेट क्रेडिट परचेज। और लेनदार क्या होता है? लेनदार को बोलते हैं क्रेडिटर्स। और ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। वैसे तो ट्रेड पेबल होता है ना। तो एक तो होता है इसमें लेनदार, एक होता है बिल्स पेबल। दो वैल्यू होंगी इसमें, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो। मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी आवर्त अनुपात होते हैं जिनके नाम के सामने आगे पीछे कहीं भी आवर्त लिखा हो, तो आवर्त का ये मतलब है कि वो वैल्यू हमेशा भाग में आएगी, और जिनकी वजह से ये बना होता है वो वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी। लेनदार बनते हैं हमेशा उधार परचेज करने की वजह से, तो उधार परचेज आएगा पहले और लेनदार आएंगे भाग में। ये समझ गया? टर्न ओवर में हमेशा यही याद रखना है तुमको। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? नेट क्रेडिट परचेज और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये इसका फॉर्मूला है। अब हमको देखना पड़ेगा नेट क्रेडिट परचेज कैसे बनाते हैं। जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा हमको। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब है कि आपने कितना माल उधार में खरीदा है। तो कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का तरीका ये है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टोटल परचेज। टोटल परचेज का मतलब है इसमें उधार भी शामिल है और नगद भी शामिल है। इसमें से माइनस कर दो कैश परचेज
जो हमने नगद खरीदा वो उधार है नहीं, तो उसको हमने हटा दिया। मानो हमने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, इसमें से 2 लाख रुपए का उधार मतलब नगद खरीदा, तो कितने का बचा? 8 लाख का उधार। अब जिसको 8 लाख का उधार बेचा था वो 20,000 रुपए का माल वापस कर गया, तो 20,000 वो भी हटाने पड़ेंगे हमको। तो हमको इसमें से परचेज रिटर्न भी हटाना है, माइनस परचेज रिटर्न। इन सब अंग्रेजी वाली वैल्यू का हिंदी मीनिंग सबको पता है ना? हिंदी मीनिंग लिख देता हूं मैं एक बार, अगर नहीं पता है तो। इसको बोलते हैं उधार क्रय और इसको बोलते हैं औसत व्यापारिक देय। ये देय का मतलब है जिनको पैसा दिया जाएगा, और देय में 2 वैल्यू आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। समझ गए वाली बात को? चलो अब अगला क्या है हमारे पास? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब है औसत व्यापारिक देय। इसमें 2 वैल्यू आती हैं, एक तो आता है इसमें क्रेडिटर्स और एक आता है इसमें बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स को तो बोलते हैं लेनदार और बिल्स पेबल को बोलते हैं देय विपत्र। ठीक है, इन दोनों से निकलेगा एवरेज, औसत। अब औसत निकालने का तरीका क्या? मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास जो है 50 रुपये हैं और 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो इसका मतलब है औसत निकालना। टोटल वैल्यू में जितने लोगों में बांटना है उतने का भाग लगा दो, है ना? 50 रुपये को 5 लोगों में बांटेंगे तो हर एक पे कितना आएगा? 10 रुपया। निकाला कैसे हमने? टोटल डिवाइड बाई नंबर, यही तो किया हमने। ऐसे ही मैंने यहाँ किया, मैंने कहा कि भाई ये 30 और 20 हैं, ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। तो औसत का मतलब क्या है कि इन दो को जोड़ो, कितना आ गया? 50, और 50 में भाग कितने का लगाना? 2 संख्या हमारे पास, तो 2 का भाग लगा दे, कितना आ गया? 25। इसका मतलब एवरेज कितना है? 25 रुपया एवरेज। ऐसे हमको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा इसका? ओपनिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओपनिंग में दोनों में से कोई भी हो, दोनों लिखने हैं, या एक हो तो एक लिखना है, प्लस अलग से क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बीपी। यहाँ प्लस ना लगा क्या, कोमा भी लगा सको, दोनों में से कोई भी एक, और डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो 2 का इधर भाग लगा दिया, ये बन जाएगा हमारा एवरेज। बात समझ तक? अब आपको एक अलग बात है, ये तो है सिंपल एकदम कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए परचेज होना जरूरी है, कैश परचेज होना जरूरी है, परचेज रिटर्न होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना तो कैश परचेज दिया है ना ही परचेज रिटर्न दिया है। तो अब आप कहाँ से निकालेंगे? तो जो परचेज आपको दे रखी है ना क्वेश्चन में, वही परचेज अपने आप में नेट क्रेडिट परचेज होगी। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, 2 बातें हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक तो ये है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं। एक ये बात है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन आपसे निकालना नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अप्लाई नहीं करना, वो फिर आपकी गलती है जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी और निकाल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके जगह पे नेट क्रेडिट परचेज को आप ये मान सकते हैं टोटल परचेज। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल परचेज डिवाइड बाई सेम। ये बात समझ गए वाली बात? अब क्वेश्चन में ये भी होता है कभी कभी कि ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता, बस ये दिया होता है कि भैया बिल्स पेबल इतने के हैं और क्रेडिटर्स इतने के हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो जब तुमको ओपनिंग और क्लोजिंग ना दे, प्रारंभिक और अंतिम ना दे तुमको, तो जो वैल्यू दे रखी है ना वो अपने आप में एवरेज ही है, फिर उस 2 का भाग आपको नहीं लगाना है, जितना दे रखा है वो अपने आप में एवरेज दिया हुआ है। बताओ ये बात समझ में आ गई? मैंने पहले वाले में बताई थी वो वाली बात, ठीक है। अब इसका एक करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू, फिर आएगा तुमको समझ में इसको कैसे निकालेंगे। देखो पिछली बार हमने क्या किया था, सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद में एग्जाम्पल किए थे, लेकिन इस बार क्या है कि फॉर्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल है ना, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैंने इधर लिखा एक फर्म का कुल विक्रय 70,000 रुपया है।
तथा विक्रय गलत लिखा, क्रय, तथा क्रय वापसी 10,000 रुपया है। फर्म के आरंभिक या प्रारंभिक लेनदार 20,000 रुपया तथा अंतिम लेनदार 30,000 रुपया हैं। पूछा है आपसे लेनदार आवर्त अनुपात बताओ। इसका मतलब है कि टोटल परचेज 70,000 की है, परचेज रिटर्न 10,000 की है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला पूछे या कोई भी आंसर पूछे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला ही लिखना है, क्योंकि बिना फॉर्मूला लिखे आपको ये पता नहीं पड़ेगा हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है और कभी कभी इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए उससे ज़्यादा बातें लिखी होती हैं, तो हमें अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेनी है बस यहाँ से। तो हमको निकालना है लेनदार आवर्त अनुपात। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब हमारा पहला काम क्या है इसमें, नेट क्रेडिट परचेज निकालने का। मैंने बताया नेट क्रेडिट परचेज ऐसे निकलती है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हमको देखना पड़ेगा वहाँ पे है क्या, कुल क्रय, टोटल परचेज दिया है, क्रय वापसी परचेज रिटर्न दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश परचेज नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर किसी वजह से ये भी नहीं दिया तो हम इसी को मान लेते है ना, लेकिन ये दिया है तो हमको हटाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसको, चाहे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, टोटल परचेज, मैं फॉर्मूले में ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिखा मैंने PR परचेज रिटर्न, ठीक है, डिवाइड बाई। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाल पाते हैं हम, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का तरीका क्या है कि हमको बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दिए होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको बिल्स पेबल नहीं दिए हुए हैं, हमको क्रेडिटर्स दिए हैं। क्रेडिटर कौन सा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन किसी वजह से इसमें एक अमाउंट दी होती, ओपनिंग नहीं दिया होता, क्लोजिंग नहीं दिया होता, तो हम उसी को एवरेज मान लेते, लेकिन यहाँ तो एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स और डिवाइड बाई 2। ये एक अलग वैल्यू, मैंने इसको ऐसे बड़े कोष्टक में बंद कर लिया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, कितना है हमारे पास टोटल परचेज, 70,000 रुपया और माइनस 10,000 रुपया डिवाइड बाई ओपनिंग क्लोजिंग देख कितना, 30,000 और 20,000, यहाँ लिखेंगे 30,000, फिर लिखेंगे 20,000 और डिवाइड में लिखेंगे 2। ये एक ही वैल्यू ऐसे है ना, इसको माइनस करें कितना बचेगा, 60,000, 30 और 20 50 का आधा 25, यहाँ हो जाएगा ये 25,000। अब हमको करना क्या है कि 60,000 में 25,000 का भाग लगाना है। याद रहे क्वेश्चन का आंसर 3 तरीके से आता है, 1:2 प्योर रेशो है ना, शुद्ध अनुपात में आ सकता है, बटे को पूरा पूरा काट दो, टाइम वैल्यू आती है इतने टाइम गुने में, परसेंट वैल्यू भी आ सकती है, तीनों में सब कुछ भी लिखें आपका आंसर हमेशा सही माना जाएगा। लेकिन विशेष ये है कि जितने भी आपके आवर्त अनुपात होते हैं वो हमेशा टाइम में निकलते हैं, पूरा पूरा भाग लगा के निकलते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 जीरो से हमने 3 जीरो को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास 60/25। अब हमको ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है जो 60 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, तो ऐसा पहाड़ा है 5 का, क्योंकि 12 पंजे 60 कट जाते हैं और 5 पंजे 25, तो मैंने काटा इधर 5 पंजे 25, अब 5 से काटूंगा कितनी बार, 12 बार। मेरा फाइनली में क्या बचा, 12/5। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना दोनों को काटे, बिल्कुल नहीं काट सकता कोई पहाड़ा, तो हम 5 से डायरेक्ट 12 को काटते हैं। 2 तरीके हैं, तो सीधा भाग लगाओ या अलग से भाग लगा के देख लो। तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, ना जाने की जीरो रहेगी, उतारा कॉपी ने पॉइंट लगाया 0, इधर बढ़ा दी 5 चौके
20, कितना आ गया 2.4। तो इसका आंसर आ जाए कितना बेटा फाइनल में 2.4। इसको लिखेंगे टाइम, मतलब 2.4 गुना, इतने गुना है इसका आंसर। बताओ बात समझ में आ गई सबको? कैश परचेज माइनस करना पड़ेगा ऐसे यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ गए वाली बात आप लोग? ठीक है, करो कॉपी जल्दी से। क्या वाला क्या है इसका टॉपिक? अभी हमने लेनदार आवर्तन पद पढ़ा, तो मैंने तुम्हें बताया था ना लेनदार आवर्तन पद के बाद हमको ये चेक करना पड़ता है कि हम कितने दिनों में सामने वाले को पेमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए निकालेंगे हम नंबर 5, औसत भुगतान अवधि। अच्छा, वैसे मैंने इसका ये नंबर बना दिया, लेकिन ये नंबर में होता नहीं है। नंबर 4 में तुमको ये मिलेगा है ना, लेनदार आवर्तन अनुपात का एक अगला पार्ट है ए और बी करके है, लेकिन मैंने अलग अलग इसीलिए बना दिया कि तुमको अलग अलग फॉर्मूले याद रहे। हाँ, वहाँ पे सीधा लिखा है औसत भुगतान अवधि, ठीक है, औसत भुगतान अवधि लिखा है वहाँ पे सीधा, ठीक है, नंबर नहीं है। इसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। कहने का मतलब है कि आपने जिन लोगों से उधार लिया है आप उनको कितने वक्त में पेमेंट कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि पेमेंट करने में आप सक्षम है या नहीं। अब जैसे वहाँ पे आंसर आया था 3 गुना, 6 गुना, 2 गुना, तो उसका मतलब हम इतने गुना सक्षम है। मतलब किसी का 1 रुपया चाहिए तो उसको हम 6 बार पैसे दे सकते हैं, हमारे पास 6 रुपये हैं। हमारा आंसर आता है 10 तो हम 10 गुना पेमेंट दे सकते हैं। हमारा आंसर आता है 1 तो सिर्फ 1 बार पेमेंट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम कितने दिनों में पेमेंट दे सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है, कितने दिन में हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड निकलता है या तो वो बेटा डेज में निकलेगा, मैंने पहले भी बताया था ना, या इसके बाद वीक में निकलेगा, या इसके बाद मंथ में निकलेगा। अगर डेज की बात करें कि भाई डेज में बताओ, तो या तो वो दिन बताएगा 360, और 360 में नहीं बताना है आपको तो बताएगा 365। वैसे तो 366 भी होता है ना लीप ईयर, लेकिन 366 निकालता नहीं कभी भी, 360 या 365। आगे वीक की बात करेगा तो टोटल ईयर में होते हैं 52 वीक, और मंथ की अगर बात करेगा तो टोटल होते हैं 12 मंथ। ये टाइम की बात है, इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं टाइम। इनमें से कोई भी एक वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बताया था जब भी हम औसत अवधि निकालेंगे, चाहे वो भुगतान की है चाहे वो रिसिप्ट वाली है ना, प्राप्ति भुगतान पूरा प्राप्ति की है, तो उसमें क्या करना होता है कि हमको जो फॉर्मूला मेन वाला है ना उसको पलट के लिखना होता है हमको। तो मेन वाला फॉर्मूला क्या है, लेनदार आवर्तन अनुपात का नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। इसको पलट दो। अब पलट के क्या लिखेंगे इसको, एवरेज ट्रेड पेबल और डिवाइड बाय नेट, हाँ, औसत भुगतान अवधि जब निकलेगी ना तब, और औसत संग्रह अवधि निकलेगी तो देनदार के को पलट के लिख दो। औसत भुगतान अवधि निकलेगी तो आप लेनदार के को पलट के लिख दो। दोनों के फॉर्मूले सेम सेम है, इन्हीं से रिलेटेड है ये, नेट क्रेडिट परचेज। अब इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि एवरेज ट्रेड रिसीवल कैसे निकलता है, लास्ट वाले फॉर्मूले में बताया। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है, लास्ट वाले फॉर्मूले में बताया। कोई दिक्कत है ना। अच्छा, हिंदी नाम क्या है इसके, एवरेज ट्रेड पेबल को बोलते हैं औसत भुगतान या औसत व्यापारिक देय, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, शुद्ध उधार क्रय, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। मैंने लिखा एक फर्म की शुद्ध उधार क्रय, निकालने के लिए नहीं दिया मैंने, इस बार निकाल के ऑलरेडी दे रखा है। मैंने लिखा है यहाँ पे 80,000 रुपया है, तथा औसत व्यापारिक देयता, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लेनदार। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा, सिर्फ सिंगल वैल्यू, जैसे मैंने पहले बताया था ना, सिंगल वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, कितने की, 20,000 रुपया है।
फिर लिखा मैंने यहाँ पे औसत भुगतान अवधि बताओ। इसमें लिखा है एक फर्म है जिसका नेट क्रेडिट परचेज कितना है 80,000 का, उसका औसत व्यापारिक देयता अकेला दिया हुआ है लेनदार कितना दे रखा है 20,000 का, तो आपको बताना है एवरेज पेमेंट पीरियड। अब देखो निकालना इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमको उधार ऑलरेडी दे रखा है और हमको एक ही देयता दे रखी है, तो ये अपने आप में एवरेज ही रहेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला इधर लगाते हैं हम। अच्छा इसमें एक बात और लिखो यहाँ पे, यदि टाइम की बात तो हमने लिखी नहीं, अगर टाइम की बात किसी वजह से नहीं दी है तो आप अपनी चॉइस से डेज लगाओ, वीक लगाओ, मंथ लगाओ, लेकिन आपको नोट करके लिखना पड़ेगा ये इतने में निकाला गया है। और अगर खुद से बता रहा है तो फिर आप बताओ उसको। मैंने लिखा यदि वर्ष में 12 माह हैं, इसका मतलब क्या महीने में पूछ रहा है। बोले वर्ष में 360 दिन हैं तो वो दिन में पूछ रहा है, बोले वर्ष में इतने वीक हैं सप्ताह है तो फिर सप्ताह में पूछ रहा है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं हम। क्या फॉर्मूला है हमारा, एवरेज पेमेंट पीरियड। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड पेबल, कितना पेबल दे रखा है हमको 20,000 का, सिंगल वैल्यू है इसका मतलब ये अपने आप में एवरेज ही है, डिवाइड बाई उधार कितना है 80,000 का, हमको पूछा क्या है में 12 मतलब वर्ष में 12 महीने हैं तो मल्टीप्लाई 12 टाइम हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या करेंगे हम आगे, इसको काटा 1 2 3 1 2 3, इस जीरो से जीरो भी कटे, कितना बचा बेटा 2/8 गुणा 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 12/8, बात तो एक ही है। अब इसको ऐसे पहाड़े से काटो या तो ऊपर वाले में से कोई एक कट जाए, ये कट जाए। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर बीच में प्लस माइनस आता है तो पहले उनको प्लस माइनस करना पड़ता है तब काटते हैं, लेकिन अगर बीच में गुणा आ रहा है तो फिर अलग अलग भी काट सकते हैं। ठीक है, देखो पहले मैंने इसको काटा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, नीचे तो 1 बचा, 1 का भाग लगाएंगे कुछ नहीं आने वाला है, 1 की गुणा 3 में करें कितना आ जाएगा 3, और माह में पूछा तो आंसर आ गया माह में ऐसे। हाँ हाँ 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे माह और है बेटा, या टाइम समय, यहाँ फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू और है ना, ये लिखना मैं भूल गया टाइम। बताओ बात समझ में आ गई वाली फॉर्मूले की। ठीक है कर लो कभी।